हेलो दोस्तों, जेएस गाइड लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज ज्योग्राफी का तीसरा क्लास। चैप्टर वही चल रहा है, भारत की स्थिति और विस्तार। मैंने पिछले दोनों क्लास में मैं आपको 20 क्वेश्चन आपका हल करवा दिया था। उस 20 क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैंने ट्रिक और इमेज के साथ मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ वो क्लास जाकर जरूर देखें। आज मैं तीसरा क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास वही है, भारत की स्थिति और विस्तार। मैं आपको ये श्योरिटी आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। मैं तीसरा ये क्लास ले रहा हूँ, इसमें मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और इसका भी डिटेल मैं साथ साथ आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है, यह कहाँ है? तो दीव के बारे में मैं जानता हूँ कि यह दीव जो है वो गुजरात में स्थित है। सबसे पहले ये नक्शा आप देख सकते हैं, ये इमेज, ये दीव जो है यह जो है खंबात की खाड़ी यहाँ नीचे में है। ठीक है, और यह है काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसका नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये गुजरात जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये गुजरात स्टेट है और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसमें यह दीव है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एक ओस द्वीप भी इसे कहा जाता है। ओस द्वीप क्या है? यह द्वीप द्वीप को ही कहा जाता है। ये गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है। यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यह गुजरात के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? यह बिहार एसएससी 2011 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन लाइन है। नक्शा में मैंने आपको बताया है कि ये भारत का जो है ये पूर्वोत्तर स्टेट है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ये जो लाइन खींची गई है यही है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच की। कभी कभी ये पूछ सकता है कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत के किस स्टेट में स्थित है? तो आप याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान जो है इसका रेखांकन किया गया था। मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन नाम क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश विदेश सचिव जो थे, फॉरेन सिक्योरिटी जो उस वक्त थे, वो सर हेनरी मैकमोहन नाम था उसका। ठीक है, तो उन्होंने इस सीमा का जो है लाइनिंग किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच जो है वो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, लेकिन कुछ और भी रेखाएं हैं, मैं उसको दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में ये रेखा है मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये भारत और चीन के बीच है। एक यहाँ पर जो है ये भी है, इसका नाम है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भी भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में ये भी एक रेखा है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कहाँ है? ये कौन सा स्टेट है? ध्यान रखिए, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का स्टेट है। ठीक है, तो यह एलओसी जो है ये भी भारत और चीन के बीच बनाने वाली रेखा है, और ये मैकमोहन रेखा ये भी भारत और चीन के बीच बनाने वाली रेखा है। ठीक है, एक तीसरा जो है ऊपर में जम्मू कश्मीर के पास जो है, जो कश्मीर को चीन ने जो है कश्मीर पर जो कब्जा कर लिया था, वो जो जगह है उसका नाम है अक्साई चीन। ठीक है, जिन्होंने चीन पर कब्जा कर लिया था। भारत कहता है कि यह हमारा जगह है। ठीक है, और इसी चीन और कश्मीर से जुड़ा हुआ ये जगह है जिसका नाम है गलवान घाटी। ठीक है, और फिर यहीं पे जो है ये पुलवामा जम्मू कश्मीर में है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। इसीलिए ये पुलवामा अटैक अभी आप जाने थे, इससे आप रूबरू हैं। ठीक है, तो यह भारत और चीन के बीच जो है एलओसी है, मैकमोहन रेखा है, और ये अक्साई चीन और कश्मीर के बीच में जो है वो गलवान घाटी है। ये भारत और चीन के बीच की रेखा है। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? तो ये रहा भारत, ये रहा पाकिस्तान, और ये जो रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, यह सर सीरिल रेडक्लिफ के नाम पर यह रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो उस विभाजन के वक्त जो सीमा की अध्यक्षता कर रहे थे, सीमा आयोग बना हुआ था, बॉर्डर कमीशन, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, और इसी के नाम पर इस रेखा का रेखांकन किया गया था। चूंकि यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो पाकिस्तान सिर्फ यही नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश वाला भी एरिया था उस वक्त।
बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। चूंकि पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जो है वो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर अपने नए नाम बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। तो बांग्लादेश में भी जो रेखा है वो भी रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो भी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा कौन है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले। इसमें एक और पीडीएफ मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, ये पीडीएफ क्या है कि बहुत सारी रेखाएं हैं और पूछता है कि यह किस किस देश के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि यह भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा के बारे में पढ़ा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो जोड़ने वाली रेखा है, एक है डुरंड रेखा। ठीक है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कहीं कहीं पे भारत और अफगानिस्तान देता है। क्यों ऐसा देता है? क्योंकि भारत का जो ऊपर वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान अभी कब्जे में ले रखा है। तो इसीलिए ये जो भारत का ऊपर वाला जो एरिया आपको, ये जो भारत का ऊपर वाला जो एरिया है, ये यहाँ से यहीं पे ये अफगानिस्तान का बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो वो डुरंड रेखा है। लेकिन चूंकि ये जो पार्ट है ये अभी पाकिस्तान के अंडर में है, तो इसीलिए अब पूछा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो होने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? तो वो है डुरंड रेखा। ठीक है, एक है हिंडनबर्ग रेखा, ये कौन सा है? ये जर्मन और पोलैंड के बीच में है। मेन रिम रेखा रूस एंड फिनलैंड के बीच में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सारे क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए वरना कोई भी सवाल छूट सकता है। 38वीं समानांतर रेखा के बारे में पूछता है कि यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा ये यूएसए, अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? याद रखना क्या आंसर है, क्वेश्चन है नहीं लगती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो नक्शा में मैंने पिछले क्लास में आपको दिखाया था नक्शा, और उस नक्शे से मैंने आपको बताया था, मैं फिर आपको नक्शे पर लेकर चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि भारत से ये जो है पाकिस्तान का सीमा रेखा लगा हुआ है, अफगानिस्तान भी लगा हुआ है, चाइना भी लगा हुआ है, नेपाल भी लगा हुआ है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी। ये भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। क्या श्रीलंका है? नहीं है। क्यों? यह पाक स्टेट, ये बीच में क्या है? ये बीच में ये इधर है अरब सागर, बंगाल सॉरी ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो है वो अरब सागर है, और ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है। बीच में आदम का पुल है, रामेश्वरम द्वीप है, पंबन चैनल है। पाक स्टेट जो है, पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो क्या लैंड बाउंड्री साझा कर रहा है? नहीं साझा कर रहा है। इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के हिसाब से, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। किस किस भौतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित कर सकते हैं? तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। वो चारों भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है, और इसके साथ साथ और भी छोटे बड़े पर्वत श्रृंखला आते हैं। तो सिर्फ अगर हिमालय कहते हैं तो सिर्फ हिमालय उसमें काउंट होगा, लेकिन अगर कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तो उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला भी आएंगे, और भी कोई पर्वत श्रृंखला है तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में आता है सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिर्फ अगर कहते हैं गंगा मैदान, क्या भारत सिर्फ गंगा के मैदान से बना हुआ है? नहीं, तो ये सिंधु का मैदान भी इसमें है, गंगा का मैदान भी इसमें है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसलिए इसको उत्तरी मैदान डायरेक्ट कह सकते हैं ओवरऑल। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। पठार जैसे कि भारत का ये नक्शा है, नीचे का जो नक्शा मैं बता रहा हूँ, तो प्रायद्वीपीय पठार में ये पूरा आता है, ये पूरा, ये कैसा है देख लीजिए आप, ये त्रिभुजाकार आकार का दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा। तो प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का एक प्राचीन पठारी क्षेत्र है जो त्रिभुजाकार आकार। अगर सिर्फ कहते हैं दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार जो है लगभग यहीं का, इस एरिया को कहते हैं दक्कन का पठार। तो इसीलिए पूरे प्रायद्वीपीय पठार से भारत को काउंट करेंगे। और चौथा क्या कहता है? तटीय मैदान। तटीय का मतलब ये हो गया, ये पश्चिम तटीय मैदान और ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। तो ये दोनों तटीय मैदान मिलकर भारत को पूरा करते। तो ये तटीय मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया है, उत्तरी मैदान हो गया जो यहाँ पर है, और ऊपर का उत्तर पर्वतीय जो है प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये चारों भौतिक प्रदेश में भारत को विभाजित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश,
बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग क्या है? प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। अभी मैंने आपको पिछला जो पीडीएफ दिया था उसमें क्या दिया था, प्रायद्वीपीय पठार में क्या लिखा था कि यह भारत का एक प्राचीन पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी में आपके क्वेश्चन का आंसर था। आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, मैंने आपको यहाँ थोड़ा दिखा दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत में स्थित एक विशाल त्रिभुजाकार पठार को संदर्भित करता है। अभी मैंने बताया है कि वो त्रिभुज के आकार का है, इसी का नाम क्या है? दक्कन का पठार भी इसे भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है कि इसकी प्राचीन स्थिर चट्टान जो है वो संरचना है, और ये उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, ठीक है, और उत्तर में विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला तथा पश्चिमी और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। यह पठार क्या है? प्राचीन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीय है, आग्नेय है और मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान, ये चारों चीज़ों से ये बना हुआ है। ये प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप का यह हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार जो यहाँ से इस तरह से नक्शा है, ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहाँ पर है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ये चोटी का नाम क्या है? याद रखिएगा, ये सब पूछता है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या पूछ देगा प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनाईमुड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बता दिया है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन कहता है कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये तीनों पहाड़ियाँ हमेशा एक साथ काउंट होती है, गारो, खासी एवं जयंतिया। कह रहा है कि यह किस चीज का भाग है। ठीक है, मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूँ। ये है भारत का अरुणाचल, ये है भारत का असम, ये ऊपर में अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये है जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये मेघालय है। ठीक है, तो पूरे मेघालय में ये तीनों पहाड़ है, ये है गारो, ये है खासी और ये जयंतिया। ये तीनों पहाड़ जो है वो कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित 3 अलग अलग पहाड़ी श्रृंखला है। इन्हें मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसे मेघालय पठार भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम गारो, खासी और जयंतिया क्यों है? यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले जो जनजाति समूह है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इस क्षेत्र में जो रहने वाले जनजाति है उसका नाम है गारो, और इस क्षेत्र में जो रहने वाली है इसका नाम है खासी, और यहाँ जो रहने वाली है वो है जयंतिया। ये तीनों जो है ये जनजातीय समूह का नाम है, और इसी जनजातीय समूह के नाम पर इस पहाड़ का नाम रखा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। ये कहाँ है? मेघालय में स्थित है, इसे मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ आता है? ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर, पूर्व का मतलब पूर्व और उत्तर दोनों, ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों के अंतर्गत। भारत का जो नक्शा है उसके पूर्व में, ईस्ट में ये पहाड़ आता है, इसलिए पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ये है पूर्वोत्तर पहाड़ी, आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। गारो, खासी पहाड़ी संरचना यह पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है, आंसर गलत है ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट, भारत में पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों तट है। तो सबसे पहले उस तट के बारे में जानेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन पर लौटेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर जो है ये भारत का ये पश्चिमी तट है, ये पूरा। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह के तट है, तीनों का मैंने नाम दे रखा है, और तीनों कहाँ से कहाँ तक है ये भी मैंने लिख दिया है। सबसे ऊपर में आते हैं गुजरात के पास, ये है काठियावाड़ तट। ध्यान से देखिएगा, ये है काठियावाड़ तट। ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है? ये गुजरात में कच्छ का जो रन है, ये रन, कच्छ का रन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कच्छ के रन से स्टार्ट होता है और ये पूरा ऐसे ऐसे करके ये नीचे तक यहाँ जाता है, और ये पूरब साइड में आकर ये लास्ट में कहाँ? खंबात की खाड़ी। तो कच्छ के रन से लेकर, मैंने यहाँ लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, कच्छ के रन से लेकर खंबात की खाड़ी तक है ये काठियावाड़ तट। दूसरा आता है नंबर, वो किसका है? कोकन तट का। कोकन तट कहाँ से कहाँ तक है? तो दमन से लेकर गोवा तक है। ये यहाँ पर जो है वो दमन और अभी जो है चारों द्वीप, अभी दमन और द्वीप और दादरा और नागर हवेली,
दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए डी एन डी डी उसको कहते हैं दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव, तो डी एन डी डी। तो दमन से लेकर गोवा, गोवा तक ये है क्या है, कोंकण तट है। ठीक है। तीसरा तट आता है जिसका नाम है मालाबार तट, और मालाबार तट आता है जो गोवा से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ तक है। तो ये तीनों तट ध्यान में रखिएगा। काठियावाड़ तट कहाँ से है, कच्छ के रण से लेकर खंबात की खाड़ी तक है। कोंकण तट है दमन से लेकर गोवा तक है, और मालाबार तट है वो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है। चौथा आता है ये पूर्वी तट, और इसका नाम है कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तट का हिस्सा है, भारत के पूर्वी घाट का ही हिस्सा। पश्चिमी घाट इधर है, पूर्वी घाट इधर है, पूर्वी घाट का हिस्सा कोरोमंडल तट। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर कृष्णा नदी का मुहाना आता है, और कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर ये कन्याकुमारी के जगह पर आता है पॉइंट कैलीमेरे नाम एक जगह है दक्षिण में। कृष्णा नदी से स्टार्ट होता है और दक्षिण में पॉइंट कैलीमेरे, यहाँ तक ये कोरोमंडल तट आता है। ठीक है। ठीक उसके ऊपर जो है वो आंध्रा तट आता है, और उसके ऊपर उत्कल तट ये उड़ीसा का है, आंध्रा का तट आंध्र प्रदेश का है। तो मोस्टली जो है, मेनली जो है वो तट, चार तरह के तट ही पूछे जाते हैं, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। काठियावाड़ तट कच्छ से लेकर खंबात की खाड़ी, कोंकण तट दमन से लेकर गोवा, मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी, और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में पॉइंट कैलीमेरे तक। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। क्या काठियावाड़ तट पश्चिमी तट का भाग है, तो है। क्या कोंकण तट पश्चिमी तट का भाग है, तो है। मालाबार तट है। कोरोमंडल तट है, नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्वी तट का भाग है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। देखिए अभी मैंने आपको सवाल का जवाब मैंने आपको बताया था कि कोंकण तट गोवा से लेकर दमन, अभी मैंने आपको याद करवाया कि गोवा से लेकर दमन कौन है, कोंकण तट स्थित है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल यहाँ लिख दिया कि कोंकण तट जो है उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक फैला हुआ है। मालाबार तट गोवा के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। काठियावाड़ तट जो है वो कच्छ के रण खंबात की खाड़ी तक फैला है, और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में पॉइंट कैलीमेरे तक फैला हुआ है। कोरोमंडल तट जो पूर्वी घाट का हिस्सा है, यह तट कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में मोस्टली जो है वो फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी जो है वो मेन जो जमीन से जो फटती है या समुद्र में जो लावा फटते हैं, ठीक है, ये जो है यही है, इस तरह से करके क्रेटर बोलते हैं उसको। तो कह रहा है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, उस दोनों ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है। ठीक है। तो नाम देखने के लिए सबसे पहले मैं इस इमेज पर ले जाता हूँ। ये है भारत का नक्शा, और यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही यह दोनों द्वीप है। एक का नाम है बैरन द्वीप और दूसरा का नाम है नारकोंडम द्वीप। तो बैरन और नारकोंडम द्वीप ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और भारत का जो है वो दो ही ज्वालामुखी द्वीप है। इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है। ये बैरन द्वीप का मैंने आपको इमेज दे रखा है। बैरन द्वीप जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो इस तरह का फोटो आता है, लेकिन जब उसके अंदर लावा फूटती है, मैग्मा निकलता है, तो यह इस तरह का इमेज बनाती है। ठीक है। तो ये बैरन द्वीप जो है, याद रखिएगा, भारत में एक एक्टिव ज्वालामुखी एक बस यही है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय का क्या मतलब है, उसमें कुछ होता नहीं है, लगभग 200 सालों से उसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, लेकिन अभी वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। भारत के पास दो ही ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, जिसमें बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी तो कौन कौन है, तो बैरन एवं नारकोंडम। आंसर आपका कौन सा हो गया, सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ है। न्यूमूर द्वीप जो है अभी यह पानी में डूब चुका है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में ये बताया जाता है, विकिपीडिया के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये भारत में न्यूमूर या पूर्वासा नाम से फेमस था, और बांग्लादेश में इसे साउथ तलपट्टी कहा जाता था। साउथ तलपट्टी बांग्लादेश में। ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित था, और अब यह पानी में डूब चुका है। 1970 दशक में क्या हुआ था, एक चक्रवात आया था, और चक्रवात ये द्वीप जो है थोड़ा सा उभरा था, लेकिन धीरे धीरे पानी में क्या हो गया, डूब गया। तो ये था कहाँ पहले, बंगाल की खाड़ी में स्थित था न्यूमूर द्वीप।
याद रखिएगा न्यू द्वीप कहाँ था, बंगाल की खाड़ी में था, और अब ये पानी में डूब चुका है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें, खुश रहें।